गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लर्निंग स्ट्रेटजी है पीर ट्यूटोरिंग। इससे पहले हमने दो के बारे में बात की है। पहली थी कोऑपरेटिव लर्निंग, दूसरी थी कोलैबोरेटिव लर्निंग और थर्ड है पीर ट्यूटोरिंग। पीर ट्यूटोरिंग जैसे कि इसके नाम से ही हमें बात क्लियर होती है कि पीर या पीयर वर्ड यूज़ करते हैं और पीयर का मतलब है बराबर, या यूँ भी कह सकते हैं जैसे पेयर का मतलब होता है जोड़ा, कि दो को एक साथ जोड़ देना। और ट्यूटर में जो ट्यूटोरिंग वर्ड है, ट्यूटोरिंग का मतलब होता है शिक्षण, पढ़ाना। आपने टीचर के लिए ट्यूटर वर्ड सुना होगा। तो जो ट्यूटर वर्ड है, ट्यूटर में ट्यूटो का अर्थ है टीचर और ट्यूटी का अर्थ है विद्यार्थी। तो ठीक उसी तरह से जब हम बात करते हैं पीर ट्यूटोरिंग की, तो पीर ट्यूटोरिंग का मतलब है एक समान के द्वारा एक समान को पढ़ाना। अब एक समान से एक समान को पढ़ाने से क्या मतलब हुआ कि एक क्लास में एक विद्यार्थी जिसका अपने विषय पर या उस टॉपिक पर अच्छी पकड़ है, उसके द्वारा अपने क्लास के दूसरे किसी दोस्त को या फ्रेंड को उस विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करना, इसलिए इसे पीर ट्यूटोरिंग कहा गया है। अब इससे पहले जो हमने एस्पेक्ट किए थे, चाहे वो कोलैबोरेटिव था या कोऑपरेटिव लर्निंग थी, उसके पॉइंट कुछ अलग थे। कोऑपरेटिव में हमने बात की, सहयोग की बात थी कि एक विद्यार्थी के द्वारा आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और सहयोग तब होता है जब कुछ एक व्यक्ति करे, कुछ दूसरा करे, कुछ तीसरा करे, सभी के मिलकर करने की बात को सहयोग कहा गया था। दूसरे में जब कोलैबोरेटिव की बात आई, उसमें भी एक दूसरे की परामर्श पर निर्भर करता था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परामर्श जो देगा वो माना जाएगा। दो व्यक्ति या दो संस्थाएं जब मिलकर एक काम करती हैं, वो कोलैबोरेशन था। बट यहाँ पर जब हम पीर ट्यूटोरिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाएगा, इसके वो पीर ट्यूटोरिंग का नाम दिया गया है। तो पीर ट्यूटोरिंग अकॉर्डिंग टू टाइम अगर आज के हिसाब से देखें तो उसकी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे क्लास में कई बार टीचर की कमी रहती है। हम जहाँ देखते हैं कि स्कूल्स हैं, स्कूलों में विद्यार्थी तो बहुत है पर टीचर्स की संख्या अच्छी नहीं हो पाती। तो ऐसी जगह पर इस तरह की एक लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को अगर इम्प्रूव किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो सभी बच्चों को सीखने का टाइम मिल जाता है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा या कई बार वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी कि कई बार कुछ विद्यार्थी जो स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, वो किसी ऐसी जगह जाकर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके लिए कोई स्कूल नहीं है, या जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते। आपने कई बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी, देहात या रिमोट एरियाज़ में रहने वाले विद्यार्थी बच्चे जो स्कूलों से पढ़ते हैं, वो किसी ऐसे जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या नहीं जा पाते किसी वजह से, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसमें उन दोनों की एज में डिफरेंस बहुत कम होता है। तो जहाँ पर एज डिफरेंस कम होता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षण प्रदान करता है, जिसमें जो वो उसको आता है वो उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, तो पीर ट्यूटोरिंग को ये कहा गया है। यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें एक डेफिनेशन लिखते हैं हम। आर.एल. थॉमस के अनुसार, थॉमस ने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू पीर ट्यूटोरिंग के लिए? थॉमस ने कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योग्य न्यूनतम प्रशिक्षण और अध्यापक के मार्गदर्शन में समान स्तर वाले एक या एक से अधिक विद्यार्थियों को किसी कौशल की अवधारणा में मदद करता है। अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, या मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। अब यहाँ पर आर.एल. थॉमस जब ये बात इसको क्लियर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है जिसमें योग्य न्यूनतम प्रशिक्षण, अध्यापक के मार्गदर्शन, ये 3 शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं। जब पीर ट्यूटोरिंग टेक्निक, ये लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इससे पहले टीचर के द्वारा उस विद्यार्थी को परीक्षण किया जाएगा। आपने स्कूलों में कई बार देखा होगा कि जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। अब टीचर हर एक स्टूडेंट से सुन तो सकता नहीं है,
तो वो क्या करते हैं कि आपके जैसे मान लो 3 या 4 रो बनी हुई हैं, उसमें से लगता है कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ाने में, वो पूछ लेते हैं तुम्हें याद हो गया? हाँ जी याद हो गया। वो उसको सुन लेते हैं, तो कहते हैं ठीक है तुम इनसे सुन लो। अगर उसको आता है, अच्छे से आता है, तो वो उन विद्यार्थियों से सुन लेता है। इस तरह से बच्चे भी सारे कवर हो जाते हैं और टीचर का काम भी टाइमली कंप्लीट हो जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या है? कई बार बच्चे टीचर को सुनाने में झिझकते हैं, पर बच्चे दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स को सुनाने में नहीं झिझकते, तो वो बच्चे भी सुना सकते हैं। दूसरा, जो बच्चा जिसने टीचर को सुनाया है वो जब उनसे सुनेगा तो उसकी भी एक तरह से टॉपिक की दोबारा से रिपीटिशन हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, उसको वो और अच्छे से लर्न हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है वो अलग अलग रूपों में टीचर के द्वारा क्लास में लागू की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। अब यहाँ पर जब वो आर थॉमस कह रहे हैं जिसमें योग्य न्यूनतम प्रशिक्षण और अध्यापक के मार्गदर्शन। अब जब टीचर जब एक बच्चे को पी ट्यूटोरिंग की स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेगा तो उससे पहले वो उन विद्यार्थियों को जिनको वो एक दूसरे के साथ जोड़ने जा रहा है अच्छे से चेक करता है, उनको परीक्षित करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। एक सामान्य सी ट्रेनिंग से मतलब ये है कि अब आपको ये चीज़ आ गई है तो आप इसको भी इस चीज़ को सिखाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जब टीचर उस स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग से मतलब ये नहीं है कि 2 महीने की ट्रेनिंग है, कहने का मतलब ये है कि उसको 5-7 मिनट में बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करेंगे ताकि बच्चा भी उसको सिखाने के लिए अभिप्रेरित हो, और वो जो बच्चा जिसको नहीं आता वो भी उससे सीखने के लिए अभिप्रेरित हो। पर्पज़ क्या है? दोनों सीखें। टीचर ने सिखा दिया, अब टीचर ने उस बच्चे को इसलिए साथ लगाया। कई बार बच्चे टीचर से पूछने में झिझकते हैं, नहीं समझ पाते, सीख पाते, पर आपस में एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में बहुत जल्दी समझ सीख जाते हैं। तो इस टेक्निक में एक बच्चे के द्वारा दूसरे बच्चे को सिखाया और समझाया जाना है विद द गाइडेंस ऑफ टीचर। ये ऐसे नहीं है कि अपने आप ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी या बन जाएगी, नहीं, क्योंकि क्लास पे टीचर का होल्ड होता है। तो टीचर अपनी क्लास के एक राजे की भूमिका अदा करता है, वो जैसा चाहेगा वैसे वो अपनी क्लास में जो टॉपिक्स हैं उनको किस तरह से पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी या टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, सारी टीचर के इर्द गिर्द है। क्योंकि वो टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग प्रोसेस में, और बच्चे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो टीचर पे आश्रित है। टीचर जैसे करवाएगा बच्चे वैसे ही करेंगे। तो जिस भी तरह की लर्निंग स्ट्रैटेजी हो या टीचिंग स्ट्रैटेजी हो, दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द टीचर बिहेवियर, ये टीचर क्या चाहता है। तो ठीक है, यहाँ पर मार्गदर्शन में समान स्तर वाले एक या एक से अधिक विद्यार्थियों को कौशल या अवधारणा में मदद करता है। कौशल और अवधारणा से क्या मतलब है? यहाँ पर कौशल से मतलब ये है, जैसे कई बार राइटिंग स्किल की बात आ जाती है, मैंने पहले ही बताया था, जैसे मान ली एक बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, एक बच्चे की बहुत भद्दी है, तो एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ बिठा दिया जाता है और उसको ये कहा जाता है, देखो आपने देखा होगा स्कूलों में भी कई बार जिस बच्चे का पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो तो टीचर उस बच्चों के पेपर जरूर शो करते हैं, ये देखो इसने ये क्वेश्चन इस वे से अटैम्प्ट किया है, इसने इसमें ये चीज़ बिल्कुल सही डाली है, इसके इतने में से इतने मार्क्स आए हैं, आप भी इस तरह से कॉपी कर सकते हैं या इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो वहाँ पर दिखाने सिखाने का पर्पज़ क्या है? समझाना है कि आप, कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि मैं तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, 8 नंबर का पूरा लिख के आया हूँ, मेरे तो नंबर कम आए, 4 नंबर दिए हैं। दूसरा कहता है जी आपने इसके 8 में से 7 दिए हैं। तो डिपेंड कर जाता है आपके मटेरियल पे। दूसरा डिपेंड करता है आपने उसको किस वे से लिखा है। एक होता है कि कथा कहानी लिख दी है, एक शुरू से किया और लास्ट में अपना कहानी बना के ख़त्म कर दिया। एक आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर डेफिनेशन दे रहे हैं, फिर उसके मेन फाइंडिंग्स, उसने पूछा क्या है आप उसके बारे में बता रहे हो, लास्ट में कंक्लूजन दे रहे हो, एक स्टेप्स फॉलो कर रहे हो अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एक है आपने शुरू में कथा शुरू कर दी, चले जा रहे हो, 4 पैरे लिख, 4 अपना 5 पैरे की बजाय एक ही बड़ा सारा पैरा लिख दिया, लो जी मैंने तो 6 पेज भर दिए और हो गया काम। नहीं, हर चीज़ पे डिपेंड करता है, हर चीज़ की कीमत एक जैसी नहीं होती। एक 2 रुपये का पेन भी है, एक 5 रुपये का भी है, एक 10 रुपये का भी पेन है, तो आप उसकी क्वालिटी मेजर करते हो तो वही चीज़ आ जाती है आपके इसमें भी। आपने लिखा क्या है, लिखा कैसे है, वो कितने मार्क्स गेन करेगा, 2 करेगा, 5 करेगा या 10 करेगा।
तो यहाँ पर एक कौशल की बात हो रही है जो एक विद्यार्थी अपनी समान आयु के विद्यार्थियों को सिखाने में मदद करता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको डेफिनेशन के साथ कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बाकी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके लाभ हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया विद्यार्थियों को क्या लाभ है, दोनों को लाभ है, एक सीखने वाले को भी सिखाने वाले को भी। इस टेक्निक को यूज़ कहाँ करते हैं, मैक्सिमम यूज़ करते हैं, एक टीचर पे डिपेंड करता है वो इसको कब यूज़ करना चाहता है। दूसरा ये है इसको भी लागू करने से पहले टीचर को प्री प्लान करना पड़ता है। तीसरा ये वहाँ पे ज़्यादा लागू होते हैं जहाँ टीचरों की कमी पाई जाती है। इसे अनुशिक्षण भी कहा गया है। पीर ट्यूटोरिंग को अगर हम हिंदी में बात करें समकक्षी शिक्षण भी कहा गया है या अनुप्रशिक्षण भी कहा गया है। समकक्षी शिक्षण का मतलब हो गया सेम क्लास में एक विद्यार्थी के द्वारा दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाना। ठीक है, समकक्षी में कुछ उद्देश्य क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले है विद्यार्थी की आत्मनिर्भर सोच पैदा करना। अब आत्मनिर्भरता की सोच से क्या मतलब है यहाँ पर, और कार्य करने के योग्य बने। विद्यार्थी सभी मुख्य तरह से सभी समान होते हैं अगर हम उनकी योग्यता की बात करें तो। अब उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अच्छे से हर विषय वस्तु को सीख जाते हैं, कुछ होते हैं सीखने की कोशिश करते हैं पर सीख नहीं पाते। अब जो कोशिश कर रहे हैं पर सीख नहीं पाए उसकी वजह क्या है? वजह है बैकग्राउंड क्लियर ना होना। अब मान लीजिए आपने रामायण या महाभारत सुनी है, आपने पहले 2-3 एपिसोड छोड़ दिए और चौथे से शुरू कर रहे हो, तो वो क्या है, आपको समझ आते आते 2-3 एपिसोड और लग जाएंगे। ठीक उसी तरह से विषय वस्तु है, अगर टीचर कोई टॉपिक करवा रहा है या कुछ करवा रहा है, आपका पिछले जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अब भी सिर्फ एक लड़खड़ा रहे हो और आगे भी 3-4 अगर ध्यान से सुनोगे तब जाके पिछले वाले कुछ कंसेप्ट से आप जुड़ पाओगे, अगर उनकी पहले की बात होगी तो। ठीक वही दिक्कत आती है कि बच्चों की IQ बुद्धि लब्धि सभी की मुख्यतः समान होती है। सभी समान का जो बच्चा 6ठी-7वीं क्लास तक पढ़ चुका है इसका मतलब उसमें योग्यता है, वो पढ़ सकता है। पर डिपेंड कहाँ करता है कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ ध्यान से नहीं सुनते, कुछ पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ का और कामों में ध्यान लगा होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ध्यान को दूसरी जगह लगाने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चे की सोच को आत्मनिर्भर बनाना और इस योग्य बनाना कि हम इस काम को स्वयं कर सकें। दूसरा है विद्यार्थी को अधिक से अधिक आत्मविश्वास लेने में सहायता करना। अब आत्मविश्वास लेने में किसकी सहायता करना है? जो अपना आत्मविश्वास खो चुका है। और खो कौन चुका है? जिसको हमने एक विद्यार्थी के साथ बिठाया है, क्योंकि वो नहीं पढ़ता और इसको हमने उसके साथ लगाया कि ये पढ़ता है, तुम भी पढ़ सकते हो। ये उसको सिखाएगा, वो भी जब उसको ऐसे लगेगा मैं भी सीख सकता हूँ तो वो जरूर उस चीज़ को पढ़ेगा। तो डिपेंड कर जाता है इस बात पे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें छोटे या बड़े की दूसरे की सहायता करने की, समस्या सुलझाने की आदत विकसित होती है। अब ये जो बच्चा पढ़ा रहा है इसमें क्या क्वालिटी इंप्रूव होगी? इसमें जब वो उसको समझाएगा तो उसको खुद समझने की योग्यता पैदा होगी कि मैं खुद कैसे और समझूं। एक ये बात सिंपल देखो, कभी भी आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके देखो। आप तो इस टाइम B.Ed कर रहे हो, आप मैच्योर हो चुके हो। एक छोटा बच्चा जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का है, अगर वो किसी को पढ़ाता है, पढ़ाने की कोशिश करता है, बच्चों की आदत होती है टीचर की नकल करना। वो नकल एक हद तक है, पर अगर वो पढ़ाने की कोशिश करता है और वो पढ़ाए तो ऑब्वियसली उसका सीखना भी सुधर जाता है। वो फिर और बेहतर ढंग से सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि सिखाना और सीखना बड़ा पास पास का संबंध रखते हैं। अगर आप किसी को कुछ सिखाने की शुरुआत करते हो तो अब आप सिखा कैसे रहे हो, तो सिखाने से पहले आप खुद सीखने की डेफिनेशन जानोगे कि मैं कैसे सीखूं, और अगर मैं ये चीज़ सीख जाता हूँ कि मैं कैसे सीखूं तो मैं सिखाने की बात भी समझ जाऊँगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सहयोगी कार्य करके समुदाय को बेहतर बनाना। अब यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्टिव समुदाय की बात ले ली। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जो खाली टाइम होता है, जो बच्चे नहीं किसी कारण से स्कूल जा पाते, उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसे जो विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों की व्यक्तियों की सहायता करते हैं वो समुदाय के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं, उसको करने में सहायक है। लास्ट में विद्यार्थी को एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। अब जो विद्यार्थी इस विद्यार्थी से, अच्छे विद्यार्थी से पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उनमें एक सहयोग और सहायता का वातावरण बन जाता है, वो चीज़ इम्प्रूव होती है। इनके कुछ अब नेक्स्ट बात आती है कि पीर ट्यूटोरिंग की जो स्ट्रेटजी है इसको सफल कैसे बनाया जा सकता है। सक्सेस, हाउ टू सक्सेस दिस। सक्सेस करने के लिए सबसे पहले पॉइंट तो यही आ जाने चाहिए, टीचर जब इसको शुरू करता है उसको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उसको उसने पहले से उसके जो परिसीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उसको प्रोसेस है, उसको शुरू कैसे करना है, उन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लिया हो। उसको एक पायलट ट्रेनिंग की तरह एक ट्राई करके देखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मान लो एक चीज़ को हम नए तौर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमें अच्छे से उसका पता होने पर भी कई बार हम कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं और जिसके सही की बजाय गलत परिणाम आ जाते हैं। अब एक व्यक्ति को आपने दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ तो दिया, पर उससे पहले आपने उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं करवाई, उनका कुछ अच्छा रिलेशन नहीं जनरेट किया, एक दूसरे के प्रति उनके समभाव नहीं बनाए, तो हो सकता है कि टीचर को ऐसी नॉलेज ना हो कि उनकी अभी अभी ताज़ी लड़ाई हुई है 2 दिन पहले, और ऐसे दो को साथ में बिठा दें और 5 मिनट में क्लास में क्या देखते हैं, महाभारत शुरू है। तो वहाँ पर वो क्लास का एनवायरनमेंट भी बिगड़ जाता है, जो डिसिप्लिन है वो ख़त्म हो जाता है, पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ख़त्म हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करें और उन बातों को ध्यान में रखते हुए हाउ टू सक्सेस पीर ट्यूटोरिंग स्ट्रैटेजी इन द क्लासरूम, इन चीज़ों को ध्यान दें। तो इसमें अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे स्कूल के मुख्याध्यापक को, प्रबंधक को, शिक्षक को पहले ही समकक्षी का आयोजन करना चाहिए, वे विषयों के बारे में सोच सकते हैं। अब देखो स्कूल में क्या चीज़ पढ़ाई जानी है, कैसे पढ़ाई जानी है, टीचर पर डिपेंड करता है, पर उसके साथ साथ जो स्कूल का प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है जो भी, उसके साथ इस बात की कनेक्टिविटी होती है कि इस तरह की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने से पहले वो उनसे परमिशन ले, क्योंकि ऐसी चीज़ों में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट होने से आपका सिलेबस पिछड़ता है। सिलेबस पिछड़ेगा तो इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो तो बाद में आएंगे, पर हाँ हो सकता है कि हमारा सिलेबस काफ़ी रह जाए। सिलेबस रहने से वो चीज़ का ज़्यादा नुकसान है। तो टाइम तब है जब आप उस काम को विद इन टाइम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएँ। नेक्स्ट ये कहता है, जिन विद्यार्थियों को सहायता और निर्देशन की आवश्यकता है उनकी परीक्षा में उपलब्धि कम है। कि जिन विद्यार्थियों की उपलब्धि कम है, मतलब सीखने में पिछड़े हुए हैं, ऐसे ही विद्यार्थियों को उनके साथ पेयर में बनाया जाना चाहिए। कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह में मेल करना जिससे निरीक्षण करें। अब जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं उन विद्यार्थियों का समूह में मेल कराना। मेल कराने से मतलब क्या है कि वो बच्चे जान के हटते हैं, हर बात से पिछड़ते हैं, हर बात में अलग रहते हैं। अब क्लास में अगर आप ग्रुप बनवाओगे ना, तो आप ये चीज़ देखना कि जो बच्चे होशियार होंगे वो फटाफट होशियार को ही पकड़ेगा, जो बिल्कुल ना पढ़ने वाले होंगे वो जाके उनको ही पकड़ेंगे, और बीच में जो कम ना ज़्यादा होशियार है ना बिल्कुल नालायक हैं, ऐसे बहुत से, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस बच्चों की होगी और इनके ग्रुप आपस में बन जाएंगे। तो हर कोई जाके वैसी चीज़ के साथ चिपकता है जैसे उसके गुण होते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी बातें डिपेंड करती हैं, ऑलराउंड घूमती हैं एक टीचर के इर्द गिर्द कि उसने इसको कैसे सक्सेस बनाना है, उसके लिए क्या क्या नियमों का पालन करना है, विद्यार्थियों को क्या समझाना है, विद्यार्थियों ने कैसे समझना है, तभी ये चीज़ आगे सक्सेस हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट में बात करते हैं इसकी किस किस को बेनिफिट्स हैं। इसमें बेनिफिट्स में कहा है विद्यार्थियों जो शिक्षण ले रहे हैं उनको लाभ है, जो शिक्षण दे रहे हैं उनको लाभ है, और लास्ट में जो स्कूल है उसको भी लाभ है और जो निरीक्षण करता है उसको भी लाभ है। लाभ के तौर पर हम अगर थोड़ा सा और गहराई में जाएं, अब जो बच्चा, मैंने जैसे कि शुरू में बताया, जो बच्चा पढ़ा रहा है उसको क्या लाभ है, उसको टीचर अलग से कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, उससे इसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसकी अपना काम करने का ढंग बढ़ेगा। इसको नुकसान क्या है इस बच्चे को, इसने जो उस टाइम में अपनी प्रैक्टिस करनी थी वो रह जाती है। कई बार ये विद्यार्थी दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते अपना काम छोड़ जाते हैं। अब इसने कहा विद्यार्थी को लाभ है, दूसरा इसने कहा जो पढ़ने वाला उसको लाभ है,
उसको ज़्यादा लाभ है, क्योंकि अब टाइम यहाँ पे भी उसका पिछड़ता है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के बजाय जो पिछला है उसी को कवर करने लगा रहता है। यहाँ पर कई बार इस तरह के विद्यार्थी की ये सोच बन जाती है कि मैं इससे क्यों पढ़ूँ, मैं तो फीस देता हूँ, मैं तो टीचर से पढ़ूँगा, ये कौन होता है मेरे को पढ़ाने वाला, ये तो पिछले क्लास में मेरे से भी नालायक था। सो भी किसी भी तरह की कोई भी उसके माइंड मेंटालिटी हो सकती है। तो पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ाने वाला, दोनों को कहीं ना कहीं फ़ायदे हैं, कहीं ना कहीं उसकी डीमेरिट्स भी सामने आ जाती हैं। अब टीचर को क्या बेनिफिट है? टीचर इस तरह की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करके सभी बच्चों को साथ साथ लेके चल सकता है। सभी बच्चे पढ़ने में अपना अपना सहयोग दे सकते हैं, जो सिलेबस है उसको कवर करवाने में हेल्प कर सकते हैं। टीचर का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या सिखाना है, उसको फुलफ़िल कर सकता है वो। बट कई बार अगर मान लो ये स्ट्रैटेजी के बारे में सही नॉलेज ना हो या हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्लास में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर देती है। टीचर का वो जो बच्चे की ड्यूटी लगाई है टीचर ने, इस तरह के बच्चों का टीचर के साथ समान व्यवहार हो जाता है। वो टीचर को टीचर नहीं मानते, फिर उनके आपस में इतना डिफरेंस आ जाता है, ख़त्म हो जाता है डिफरेंस, कि वो एज ए एक दोस्त की तरह बिहेव पे उतर आते हैं। बच्चा बच्चा है। बड़ा व्यक्ति भी अगर मान लीजिए आप कॉलेज लेवल पे हैं या बीएड कर रहे हैं, एक टीचर आपके साथ अच्छे से बात कर लेता है तो थोड़े दिनों में वो टीचर, वो जो बच्चा है, हो सकता है टीचर का ही नाम लेने लग जाए। और जी क्या हाल है, नाम लेने की कसर है बस। तो बच्चा तो फिर बच्चा बुद्धि है, ठीक है। तो सभी को अलग अलग तरह के बेनिफिट्स हैं और साथ में उसकी डीमेरिट्स भी हैं। लास्ट में बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो आजकल जो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है उसमें इस तरह का शिक्षण संभव नहीं है, क्योंकि अगर विद्यार्थी अधिक होंगे तो अगर हम इस तरह की स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए क्लास में 2 या 3 बच्चे अच्छे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और 10 से 15 या 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको आता ही नहीं कुछ भी, वो किस किस के साथ जोड़ेंगे? वहाँ पर इसकी मेरिट डीमेरिट में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा ये कहते हैं एक ट्यूटर अच्छा नहीं हो सकता। जो अनुशिक्षित है, बच्चा है, उसको टीचर ने सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए जिम्मेवारी दी है, पर हो सकता है कि उसको, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि उसको जो चीज़ अच्छे से समझ आती है शायद वो उतने अच्छे से समझा नहीं पाए, कि समझाने की कला या पढ़ाने की कला सभी में नहीं होती, तो वहाँ पे वो चीज़ मार खा सकती है। ये इसकी लिमिटेशन है। तीसरा है ज़्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। ये भी बात हमने डिक्लेयर की है कि अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो सिलेबस पिछड़ता है तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफ़िल हो पाएंगे, हमारा जो सिलेबस है वो छूट जाएगा। तो ऐसे टीचिंग मेथड का कोई बेनिफिट नहीं होता। माता पिता की तरफ से विरोध, ये भी बात जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे भी हम आपसे क्यों पढ़ें, ये कौन होता है पढ़ाने वाला, हम तो टीचर को फीस देते हैं, उससे पढ़ेंगे, बच्चों से क्यों पढ़ें। अगर बच्चा वो जाके घर बताता है कि वो फलां लड़का मेरे को पढ़ाता है, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स आके इस बात का विरोध करें, भी क्या बात, स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा रहा, बच्चों को लगा रखा तुमने। तो सामने वाले की सोच कैसी है इसको नहीं हम समझ सकते। नेक्स्ट है बड़े समूह का ध्यान रखना, आयोजन करना बहुत कठिन है। अगर क्लास में विद्यार्थी ज़्यादा हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाती। ये डिपेंड करता है, निर्भर करेगा कि जिसमें क्लास में ठीक स्ट्रेंथ हो, 20 से 25 विद्यार्थी हैं, 2-4 पिछड़े हुए हैं और 2-4 हमारे पास बहुत अच्छे हैं, चलो एक के साथ एक नहीं, एक के साथ 2 जोड़ दें कि वो उनको पढ़ा दे। पर्पज़ क्या है? सभी को साथ लेके चलना ताकि कोई छूटे नहीं, पर ऐसा नहीं है कि सारी क्लास ही पीछे हो जाए, वो भी ध्यान रखना है। लास्ट में है कई बार शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक के विरोध हो जाते हैं, कई बार शिक्षक और विद्यार्थी का भी विरोध हो जाता है। अब कहाँ पे विरोध हो गया? अब मैंने बताया कि जिस स्टूडेंट को लगाया है कुछ टाइम बाद हो सकता है उसका अपने टीचर के साथ बहुत अच्छा ऐसा व्यवहार हो जाए जैसे वो टीचर रही है तो मेरा दोस्त है। आपने देखा होगा स्कूलों में भी कई बार कुछ बच्चे ना कोई टीचर प्यार से 2-4 बार बोल ले तो वो बच्चे ना, वो तो अपना दोस्त है, तो उसके साथ वो चीज़ खो देते हैं। तो टीचर ही है, अगर वो अब प्यार से बात करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर बस अब तो मेरा दोस्त हो गया, वो गलतफहमी हो जाती है। तो वहाँ से जो डिस्टर्बेंस है, जो एक डिफरेंस है वो जनरेट हो जाता है और साथ में डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है क्लास का।
टीचर का उस पर जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी पढ़ने के बजाय बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। उन ऐसे विद्यार्थियों का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना बनता है, और ओवर कॉन्फिडेंस से फिर उन बच्चों को जो काम दिया था उनको पढ़ाने के बजाय अपना नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये आज की जो हमारी लर्निंग स्ट्रैटेजी थी पीयर ट्यूटोरिंग के बारे में था। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजी बची है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।